जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका एक भाग निकलता है, इसको सार भाग बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं किट भाग। तो बाबा ने आइडिया एंड आइडियोलॉजी में, उसका चैप्टर है लाइफ डेथ एंड संस्कार वाले चैप्टर में, बाबा ने इसकी चर्चा की है। बाबा बोलते हैं कि थोड़ा सा हम बीच में पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ये मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें जो भी है बाबा की बात को समझने के लिए बस एक छोटा सा प्रयास है। क्योंकि थोड़ा सा इसमें वर्णन आयुर्वेद में भी मिलता है, तो थोड़ा सा समझने में सपोर्ट हो जाता है, इसीलिए। तो बाबा बोलते हैं कि देखिए, जो बाबा, हम जस्ट इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, फूड टेकन आफ्टर मिक्सिंग विद डाइजेस्टिव फ्लूइड्स, जो हमने खाना लिया वो हमारे जो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स है, जो पेट में रहते हैं या मुंह में रहते हैं, उसको मिक्स करने के बाद इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रसा। इसकी जो हम लोग चर्चा किए थे, तो ये है हमारा फर्स्ट धातु, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा, ये जो है फर्स्ट धातु जो है वो रस बनता है, ठीक है। अब इसको हम 3-4 लाइन पढ़ने के बाद फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और जो सार तत्व है, unnecessary material being rejected in form of urine and other waste matter, ठीक है, वो सब निकल जाता है। तो फिर जो है द एसेंस ऑफ रस, जो रस हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उसका जो नेक्स्ट, उसका भी एक एसेंस होता है। उसका एसेंस जो है वो फिर रक्त बनता है, ठीक है, ब्लड, इट ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड, एक लिटरल ट्रांसलेशन है। फिर उसका भी वेस्ट मैटर जो है दैट इज अगेन बीइंग रिजेक्टेड। ये आइडिया एंड आइडियोलॉजी में है, लाइफ डेथ एंड संस्कार, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा, एक छोटा सा पैराग्राफ है। फिर बाबा लिखते हैं द एसेंस ऑफ ब्लड चेंजेस इनटू फ्लेश, दैट इज मांस धातु। आप इसको स्लाइड को फॉलो करिएगा। रक्त का जो एसेंस है दैट चेंजेस इनटू मांस धातु, एंड द एसेंस ऑफ फ्लेश चेंजेस इनटू द मेदस, और द जो फैटी टिश्यू हम लोग के अंदर दिखता है वो नेक्स्ट उसका चेंज होता है। till it becomes, then it changes to bone marrow, and ultimately it becomes शुक्र, ठीक है। तो मेदा से बना अस्थि, उस अस्थि के बाद बना मज्जा, मज्जा के बाद बना शुक्र, ठीक है। ये बाबा बोलते हैं, तो ये द फिजिकल बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ दीज 7 एलिमेंट्स। जो हम लोगों का शरीर है वो इन्हीं सप्त धातु से बना हुआ है, ठीक है। ऑफ विच शुक्र इज अ फाइनल एसेंस। उसके जो जो आहार रस का जो एसेंस धातु है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बनता जा रहा है, एसेंस धातु। अब हम लोग इसमें ये ऐड करेंगे, आयुर्वेद इस बात को ये यहाँ बोलता है कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। जो हम लोगों ने आहार रस लिया, उसका कन्वर्शन कैसे होता है? उसका कन्वर्शन होता है रसाग्नि से। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम अग्नि का डिस्कशन किया था, 13 तरह की अग्नि, उसमें एक मेन है जाठराग्नि। तो वो जो अग्नि है, रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदस अग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जा अग्नि और शुक्र, मतलब मेजा अग्नि, मज्जा अग्नि तक है। तो ये जो कन्वर्शन होता है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो एक अग्नि के द्वारा होता है, जो हम लोग धात्वाग्नि बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बाबा का बहुत एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो है ना, एक ब्रिज जो है। अब शुक्र के बारे में आयुर्वेद में भी बहुत वर्णन है, 3-4 जगह, काफी थोड़ा सा कुछ ऑथर्स का कंफ्यूजन है, बट बाबा ने इसको बहुत क्लैरिटी देकर एक ब्रिज को बांध दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी, अब जो हम लोगों ने आहार, ये आपकी स्लाइड देखिएगा, जो हम लोगों ने खाना खाया वो जाठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि से द्वारा, फिर ये अलग अलग चैनल्स में जाता है, पूरे बॉडी में फैलता है। उसके बाद जो है वो फिर जहां जहां धातु, जहां जहां उसका जगह है, वहां पहुंचने के बाद वहां वहां उस धातु को वो नरिश करता है, और उसके बाद जो है फिर वो बल देता है, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, कई तरह के वेस्ट जो है वो बॉडी से, मान लीजिए कुछ प्रोसेस हुआ, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो शरीर में होता है, जब वो होता है तो उसका एक सार भाग जो होगा, एसेंस पार्ट जो होगा वो बन गया रक्त धातु। अब रस का जो किट भाग है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं।
तो हर एक धातु का मेटाबॉलिक बेस है, और ये माना जाता है क्योंकि शुक्र धातु इज एसेंस ऑफ ऑल द धातु, जितने भी धातु हैं वो शुक्र धातु इज एसेंस ऑफ ऑल धातु। ये आयुर्वेद बोलता है कि इसका लगा दे बोले हल नहीं है, क्योंकि इट इज एसेंस का एसेंस। बाबा एक लाइन में बोलते हैं कि जैसे हम लोग बटर, मक्खन से जब बटर निकालते हैं तो मिल्क, दूध का एसेंस इज बटर, ठीक है, तो उसका फिर एसेंस जो है फिर नेक्स्ट धातु बनता है, फिर नेक्स्ट धातु बनता है। इसी सेम एनालॉजी जो है वो हमारे टेक्स्ट में, आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मिलता है। वो लोग भी बोलते हैं कि जो शुक्र धातु है वो इट इज एसेंस ऑफ एसेंस, एसेंस ऑफ एसेंस, एसेंस ऑफ एसेंस। इसको अगर हम मॉडर्न रिसर्च अब कुछ होने लगा है, उसकी हम एक आध चर्चा, बहुत कम इस पर रिसर्च हुआ है, लोग माइक्रोस्कोपिकली बहुत रिसर्च कर चुके, बट ये जो कन्वर्शन है इसको शास्त्र ने बोला है, बाबा ने बोला है, बट इसके ऊपर काफी काम होना बाकी है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये सब चीजें जो है ना वो हमारे माइक्रोस्कोप और हमारे इंद्रियों के परे है, ठीक है। ये जो रिसर्चर्स है ये बहुत ज्यादा हायर लेवल के रिसर्चर्स हैं। इसको हम लोग एक आध दो एग्जांपल हम आपको देंगे रिसर्च जो कि प्रूव करता है, ठीक है। तो ये वही स्लाइड है, ठीक है। इसमें वही है जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो इस तरह से कन्वर्ट होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, फिर धात्वाग्नि जो हम लोगों ने अभी चर्चा की। धात्वाग्नि इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ रसा रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेदस, मेदस से मज्जा, मेदस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, फिर शुक्र धातु। सो दिस इज वन स्लाइड इट इज शोइंग ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ चलता है। सो जो शुक्र धातु है दैट इज द फाइनल एसेंस ऑफ व्हाटएवर फूड वी आर टेकिंग। तो इसमें एक ध्यान देने वाली जो बात आ रही है कि हमारा जो सेवेंथ एसेंस है बॉडी का, ठीक है, जो हमारा बॉडी का शुक्र एसेंस है, हमारे फूड का एसेंस है, वो किस पर निर्भर है? वो हमारे खाने पे निर्भर है। तो ये भी हम लोग को पता है कि ये जो शुक्र धातु है इट इज, जैसे हम लोग आगे डिस्कशन थोड़ा डिटेल में करेंगे, कि ये जो एसेंस है दैट इज द वन, जैसे ये जो शुक्र धातु है इसका एक पार्ट जो है वो स्पर्मेटोजोआ बनता है और या फीमेल में ओवा बनता है, ठीक है। तो ये एक बात हम यहाँ स्ट्रेस करना चाहेंगे कि जिस तरह का आहार हम लोग सेवन करते हैं उसी तरह का एसेंस बनेगा। तो ये किस तरह से हमारे इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये हम लोग चर्चा लास्ट में करेंगे। तो ये जो हमारा आहार जो इंटेक है, जैसे हम लोग सात्विक आहार पर इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये जो सात्विक आहार है वो किस तरह से, आप सोचिए कि पूरा आहार सप्त धातु से गुजर कर जो शुक्र धातु बनता है, जो शुक्र धातु का एक पार्ट जो है वो स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो वो स्पर्मेटोजोआ का क्वालिटी किस पर निर्भर है? हमारे आहार पर, ठीक है। यही एक बात को थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाह रहे हैं। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हुआ हमारा, ये तो आप लोग अब समझ गए होंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको लगता है ये हो भी चुका था। अब ये देखिए, ये वाला भी एक जस्ट एक स्लाइड है, जस्ट एक रिवीजन के लिए। तो इस तरह से ये सप्त धातु जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये इस तरह से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेदस, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, ठीक है। तो अब जो है धातु का हम लोग थोड़ा थोड़ा फंक्शन समझते हैं, तो बहुत ज्यादा। तो जो रस धातु है वो उसको मॉडर्न लैंग्वेज में कंपेयर किया जा सकता है प्लाज्मा के। इट इज नॉट डायरेक्ट, बिकॉज रस धातु के बहुत सारे फंक्शन है, प्लाज्मा के बहुत कम फंक्शन है। तो इस तरह से जो रस धातु है वो जो हम लोगों ने खाना खाया है उसका, इट हैज गॉट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड व्हिच इज बीन डाइजेस्टेड। जो हम लोगों ने खाना खाया है उसका न्यूट्रिएंट्स उस रस में मौजूद है, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये पूरे सब जितने भी टिश्यूज है, ये हमारे जो ब्लड में, जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी जो ब्लड सेल्स हैं वो इसके अंदर फ्लोट करते हैं, रेड ब्लड सेल्स, WBC,
और जो भी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, कृष्णोफिल, बेसोफिल जो भी हम लोग ब्लड रिपोर्ट में देखते हैं आजकल, तो तो इसीलिए ये जो रस के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ये सब सेल्स जो है वो सब फ्लोट करते हैं और हर एक टिश्यू, हर एक कोश के अंदर जो है और हर एक ऑर्गन के अंदर ये रस जो है वो पहुंचता है, बिकॉज उसका काम है नरिशमेंट करना, ठीक है, सबको पोषण करता है। अब नेक्स्ट है जो रक्त है, जो ब्लड है, वो क्या करता है, सबको ऑक्सीजन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के द्वारा वो हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसका। और भी बहुत सारे हैं, ये अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो फिर इसकी कई तरह की बीमारियां होती हैं, वो आज हम लोग का विषय नहीं है, हम लोग फिर कभी इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और जो मांस है, मांस मतलब ये जो मसल है, मसल जिसको हम लोग जिम जाते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आजकल 6 एप्स और क्या एप, 8 एप्स, तो वो सब का है, वो सब वो मसल है हमारा। मसल जो है वो हमारे बोन्स को कवर, बोन्स को स्ट्रेंथन करता है और जितने भी हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उसको ये कवर करता है। और ये जैसे हमारा मूवमेंट जो है, हमारा हाथ पांव जो मूव कर रहा है, मूवमेंट है, वो भी मसल्स, दो बोन्स के बीच में मसल्स भी रहते हैं। और पूरे बोन, हमारे हाथ के ऊपर जो भी हम लोग छोटे छोटे मसल्स देखते हैं वो सब मसल्स का काम वो करता है। ये आपका हुआ आपका मसल का टिश्यू का ये एक ब्रीफ फंक्शन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हुआ मसल के बाद जो फैट है, फैट जो है वो ल्यूब्रिकेशन देता है, ठीक है। ये जो फैट है वो जैसे कुशन जैसे रहता है, हमारे जैसे किडनी के ऊपर भी एक लेयर ऑफ फैट है, क्योंकि कोई भी झटका लगता है तो वो, क्योंकि ये सब डेलिकेट ऑर्गन्स है ना, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। और हमारे कहीं भी आप लीवर के ऊपर एक लेयर रहता है, तो और जब ज्यादा हम लोग उल्टा पुल्टा खाते हैं या आजकल जो प्रॉब्लम होने लगा फैटी लीवर, वो सब एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसका। तो ये जो है वो इतना रखिएगा कि ये जो है, जैसे ज्यादा जिनको फैट रहता है उनको थोड़ा ठंड भी कम लगती है, तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे काम करता है। और उसके बाद बोन है, बोन आप सबको पता है, पूरा बोन का ढांचा, हमारे शरीर जो है वो बोन के ढांचे पर ही निर्भर है। और बोन मैरो जो है, बोन मैरो, सॉरी स्लाइड हम दिखा देंगे फिर। तो ये जो बोन मैरो है उस वो है, बोन मैरो जो बोन के अंदर स्पेसेस होता है, उसके अंदर जो मज्जा रहता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये लॉन्ग बोन्स जो रहती है ना, जो हमारे थाई बोन्स है उसके अंदर ये भरा रहता है। तो ये जो बोन मैरो में जो मज्जा रहता है, तो आजकल ये जो अभी जो साइंस का एडवांसमेंट के कारण हम समझ पा रहे हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो मज्जा धातु से निकलते हैं, ठीक है। बोन मैरो से ये रेड ब्लड सेल्स निकलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है। अगर हमारा, आप ये समझिए, सिंपली सोचिए, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, मज्जा इज द सिक्स्थ धातु ऑफ द बॉडी। और ये जो मज्जा धातु में अगर कमी आई तो हमारे जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसकी संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो सूक्ष्म सेल्स है हमारे बॉडी से, रेड ब्लड सेल्स है, कई तरह के ल्यूकेमिया कैंसर्स है, तो कई तरह के कैंसर्स को लोगों ने आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके इन्होंने उसको रिप्लेस किया है। तो आप सोचिए कि ये जो नेक्स्ट, मतलब सेवेंथ धातु इज द एसेंस ऑफ ऑल धातु, तो मज्जा धातु का एसेंस है शुक्र धातु का। शुक्र धातु का इंपॉर्टेंस आज हम लोग थोड़ा सा ना हो पाएगा उतना डिटेल में समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये शुक्र जो है, अब नेक्स्ट बना शुक्र धातु, ठीक है। तो शुक्र धातु जो है वो हमारे, इट इज एसेंस ऑफ ऑल द 7 धातुस ऑफ द बॉडी, और उसके अंदर एक नए जीवन की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। सो इट हैज गॉट द कैपेसिटी टू क्रिएट अ न्यू लाइफ। सो इसका हेल्दी रहना, न्यू लाइफ के हेल्थ पर भी, द न्यू लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ ऑफ, गुड हेल्थ ऑफ शुक्र धातु।
तो इस तरह से अगर नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ जो है वो प्रोजनी अच्छी हो, उसके लिए भी शुक्र धातु का हेल्दी रहना, नॉर्मल फंक्शनिंग में रहना बहुत जरूरी है। ये तो एक पार्ट। यहाँ पर बाबा ने बहुत सुंदर से इसको बताया। देखिए, आयुर्वेद में शुक्र जो है उसको कई तरह का नाम दिया जाता है। उसको बोलते हैं जैसे पुरुषम है, क्योंकि वो मैस्कुलाइन नेचर को डिटरमिन करता है। जैसे शुक्र धातु को भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेन हार्मोन है उससे कंपैरिजन करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और अब आगे हम लोग बताएंगे कि जो सेमाइनल फ्लूइड है उसको भी बोला जाता है, उसको बीजम भी बोला जाता है संस्कृत में, क्योंकि उसके अंदर जो है वो लाइफ की उत्पत्ति का बीज रहता है। सो एंड देन इट इज कॉल्ड वीर्यम। क्यों वीर्य है इसको हम लोग फिर समझेंगे। ये वीर्य मतलब इट इज फुल ऑफ पावर। ये क्यों पावरफुल है इसको हम लोग प्राण रस के रूप में इसको हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर देखिए किट वर्जित मतलब ये इसके अंदर कोई वेस्ट नहीं है, ठीक है। और आहार रस से इसकी उत्पत्ति हो रही है। और ये मज्जा रसा मतलब इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बोन मैरो, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसको हाँ हम थोड़ा सा इसमें ना ये बोलना चाहेंगे। अच्छा इसको बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये देखिए ये ना आइडिया एंड आइडियोलॉजी इसको बहुत सुंदर तरीके से जो शुक्र का 3 हिस्सा बाबा बताया, ठीक है। तो दिस वाइटल फ्लूइड इंग्लिश में बोला जाता है शुक्र धातु को। तो इट इज गॉट 3 स्टेजेस बाबा बोलते हैं। फर्स्ट इज प्राण रस और लिम्फ एंड सेकेंड इज स्पर्मेटोजोआ, थर्ड इज सेमाइनल फ्लूइड। तो ये जो सेमाइनल ये जो वाइटल फ्लूइड है इसको बाबा ने ही बोला है कि इसको हम लोग लिम्फ के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये लिम्फ क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो ये देखिए ये जो लिम्फ है, अब पहला जो ये 3 भाग आप हमेशा याद रखिएगा। शुक्र धातु 3 भाग में बाबा बोलते हैं। जो फर्स्ट इज लिम्फ और प्राण रस जो है, सेकेंड इज स्पर्मेटोजोआ, थर्ड इज सेमाइनल फ्लूइड। ये भी बाबा ने बहुत अच्छे से हमारे आइडिया एंड आइडियोलॉजी में दिया। तो यहाँ पर कुछ हाँ यहाँ पर ये इसके 3 स्टेजेस है, 3 स्टेज है इसके। तो सबसे सूक्ष्म है वो हुआ लिम्फ, सेकेंड इज स्पर्मेटोजोआ, फिर सेमाइनल फ्लूइड। तो अभी हम लोग मॉडर्न भाषा में मॉडर्न इसको हम लोग एक के समझते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये जो है पूरे शरीर को प्यूरिफाई करता है। और जहां पर वेस्ट है, ये देखिए आपको पता है कि पूरे शरीर में हमारे ब्लड वेसल्स पूरा फैला रहता है, उसकी कैपिलरीज फैली रहती है। उसके साथ साथ ही आप लोग ये देखेंगे कि ये जो है लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो है इसके साथ साथ ही चलता है, ठीक है। जहां जहां मतलब जैसे ब्लड वेसल्स जैसे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ना, हार्ट से निकला ब्लड वेसल्स और पूरे शरीर में ये बड़े बड़े कैपिलरीज जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो आर्टरीज छोटे बन के पूरे शरीर में उन्होंने सप्लाई कर दिया ऑक्सीजनेशन और न्यूट्रिएंट्स और रस और रक्त का काम वो लोग करते हैं। कौन सा? ब्लड सर्कुलेशन। ये जो लिम्फ जो है ये इसके साथ इसके भी चैनल्स हैं। तो ये जो है वो एकदम सेल मतलब जो हमारे सेल कोश जो है उस कोश से वो वेस्ट मटेरियल उठाता है। तो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर से हमारे कोश में या सेल्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट डेवलप हुए क्योंकि उसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उसमें रस से शुक्र से कन्वर्शन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो भी काम होता है तो उसमें एक वेस्ट तो होता है। इस वेस्ट को ये धीरे धीरे देखिए पिकअप करता है कौन? ये हमारा लिम्फ। तो इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पर है इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। जितना वेस्ट मैटर और डेड सेल से ये उठा के उसको लेके आ जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेनेज कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये जो वेस्ट मटेरियल है वो इसमें छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं। देखिए ये जो छोटे छोटे आपको डॉट दिख रहे हैं ना यहाँ पर
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए ये छोटे छोटे डॉट्स। अभी आप छोटे बच्चों में भी देखिएगा, जो हम लोग मसाज करते हैं आसन के बाद, अगर हम लोग विधिवत मसाज करेंगे तो हमारा जो मसाज का तरीका वैसा है कि सारे लिम्फ नोड्स को हम लोग टच करते हुए फिर मसाज करते हैं। क्यों? मसाज मसाज एक ही तरीका है जिससे कि लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम का एक अच्छे तरीके मसाज हो सकता है। क्यों? देखिए, अब ब्लड है, ब्लड तो हार्ट से जाता है, हार्ट उसको पंप करता है, उसके बाद वो उतने प्रेशर से पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है, ब्रेन तक जाता है, नीचे पांव तक सप्लाई करता है। बट लिम्फ ऐसा, लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ ऐसा है जो कि जिसका कोई वो हार्ट नहीं है, उसका कोई हार्ट नहीं, उसको कोई पंप नहीं करता है, वो धीरे धीरे किसी वो मूवमेंट से, किसी प्रेशर के मूवमेंट से वो आगे बढ़ता रहता है। उसका अगर हम लोगों को लिम्फेटिक नोड्स जो होता है, देखिए यहाँ पर कान है, यहाँ कान के पीछे रहता है, ये यहाँ पर सब मैन्युलर लिम्फ नोड्स रहता है, यहाँ रहता है। आप लोग देख पा रहे हैं ना, वो स्लाइड नहीं है, तो ये गर्दन के पास रहता है, और ये हमारे जो जॉइंट्स है, जॉइंट हेयर्स है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होता है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो लिम्फ नोड्स आप देखना है, ये सब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है। ब्रेस्ट में प्रॉब्लम आता है, ब्रेस्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन है या वेस्टाइटिस है या किसी भी तरह का कैंसर डिटेक्ट होता है, तो यहाँ का लिम्फ नोड जो है वो बढ़ जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंस है ये लिम्फ नोड का, ठीक है। तो ये जो लिम्फ नोड्स है, यहाँ देखिए ये इस एरिया में भी सब लिंगुअल लिम्फ नोड्स होता है, जो नीचे का पोर्शन का ड्रेनेज करता है। थोड़ा सा मैं इसीलिए थोड़ा स्ट्रेस करके बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमारे शरीर में इतना वाइटल रोल प्ले करता है, और ये जो लिम्फ है वो हमारे को किस तरह से इम्यूनिटी देता है, हमको रोग की प्रतिरोधक क्षमता देता है, रोग हर बीमारी व्याधि क्षमता बोलते हैं उसको संस्कृत में, हमारे को इम्यूनिटी प्रदान करता है। अगर ये डेब्रिस शरीर में इकट्ठा हो जाए तो फिर ये फिर लिम्फ नोड में जाके इसका फिल्ट्रेशन होता है। अगर मान लीजिए वो ज्यादा डेब्रिस आता है या ज्यादा मल इकट्ठा हो जाता है, तो फिर ये लिम्फ नोड से ज्यादा इन्फेक्शन जैसे हो गया, मान लीजिए वो बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम बच्चों में अक्सर होता है, तो आप देखेंगे छोटा छोटा लिम्फ नोड्स यहाँ पर बढ़ा रहता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स जो है आप क्या है, इवन कैंसर केसेस में भी लिम्फ नोड्स का बायोप्सी करके निकाल के देखा जाता है वेदर कैंसर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। और फिर किडनी से ये बाहर निकल जाता है। तो ये है इसका तरीका जो है, मसाज करने का ही इसका बेस्ट तरीका है। वी कैन स्टिमुलेट दिस फॉर बाय डूइंग गुड मसाज, ठीक है। मसाज स्ट्रेंथन्स द लिम्फ फ्लो ऑफ लिम्फ, वो क्लियर है। अब आप देखिए आइडिया एंड आइडियोलॉजी में बाबा लिम्फ का क्या इंपॉर्टेंस देते हैं। बाबा बोलते हैं कि इट प्यूरिफाइज ब्लड। ये तो मॉडर्न का थोड़ा बहुत जो हमको मिला नेट से, उसको हमने देखा, और डिटेल भी है, बट हम लोग ज्यादा उतना फोकस करने का जरूरत नहीं है। लेट अस सी व्हाट बाबा सेज, ठीक है। यह देखिए बाबा बोलते हैं कि इट प्यूरिफाइज ब्लड, ठीक है, और उसके बाद इट मेंटेन्स द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ द बॉडी, जो सुंदरता है बॉडी का, शरीर का, और एक एक ऑरा होता है ना, जो जैसे हम लोग के यहाँ जो हम लोग हमारे कई पुराने सन्यासियों को मिले हैं जो बहुत ज्यादा साधना करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर एक फेस का ऑरा होता है, ठीक है। उनका पूरा बॉडी का एक ऑरा जो बहुत पॉजिटिव रहता है, और चेहरा एकदम आभा, एकदम ग्लो रहता है चेहरे पे। उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट आपको एक ग्लो दिखेगा, एक पर्सनालिटी आ रही है, या एक पर्टिकुलर एक ऑरा जो स्पिरिचुअल ऑरा होता है, आध्यात्मिक ऑरा होता है, जो अधिक साधना करते हैं। तो ये जो लिम्फ है ये पूरे शरीर में एक एक सेल में, जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, एक एक अणु, एक एक कोष में जाकर ये अपना काम करता है, हर एक सेल में नरिश करता है। और बाबा भी इसी बात को बोल रहे हैं, मेंटेन्स द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ द बॉडी। उस बॉडी में अगर टॉक्सिन्स नहीं रहेगा या वेस्ट नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स बॉडी तो, शरीर तो ग्लो करेगा ही। इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। enables proper secretion of hormones,
इसको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आजकल हम लोग देखते हैं, सबको थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड क्या, सॉरी, सबको बोलते हैं कि थायराइड हो गया हमको, फिर वो थायरोक्सिन लेते हैं, फिर कभी ज्यादा है कभी कम है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होने लगा है। तो ये जो इसकी चर्चा जो है बाबा ने बहुत सुंदर से बाबा बोले, एनेबल्स प्रॉपर सेक्रीशन ऑफ हार्मोन, मतलब ये जो है हमारे हार्मोन्स के लिए रॉ मटेरियल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा रॉ मटेरियल डिफेक्टिव है तो हार्मोन सेक्रीशन विल बी डिफेक्टिव। कई तरह के हार्मोन्स है, अब हम लोग कभी नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे किस तरह से हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड्स है वो क्या क्या हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो ये जो योगा साइकोलॉजी जो बाबा ने दिया है वो एंटायर हार्मोन्स पर बेस्ड है। तो हार्मोन्स का रॉ मटेरियल कौन देता है? हार्मोन्स का रॉ मटेरियल देता है ये जो हमारा प्राण रस है। तो इसको हम लोग फिर समझे ठीक से कि ये जो कॉमनली और योगिक चिकित्सा में भी बाबा ने बहुत क्लियरली ये शुक्र धातु, ये प्राण रस का हर चीज में लगभग जितना मैंने अध्ययन किया है उसमें से 70 to 75% और 80% में बाबा ने इसको इम्पोर्टेंस दिया है। इसका इम्पोर्टेंस बताते हुए इसको एक रोग का उस रोग का कारण बताया है। ठीक है, तो अगर आज समय मिले तो हम लोग योगिक चिकित्सा का पढ़ेंगे, नहीं तो हमारे मन में एक आइडिया आ रहा था कि नेक्स्ट वीक हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम लोग सब जितने भी लोग आते हैं हम लोग योगिक चिकित्सा बुक साथ में रखें और हम लोग एक दूसरे से शेयर करें। जैसे हम लोग कुछ, जैसे मैंने कुछ पढ़ा यहाँ पर, तो फिर मैं बोलूंगी कि ठीक है इस चैप्टर में बाबा ने यहाँ पर चित्त धातु का वर्णन किया है, तब हम लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये जो कारण बाबा ने योगिक चिकित्सा में दिया है। दवाइयों के अलावा जो कारण दिया है अगर हम लोग उस कारण पे वर्कआउट करते हैं तो बीमारी तो हो ही नहीं सकती। बीमारी को हम लोग अपने आप शरीर कंट्रोल कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है लिव। ठीक है, तो और नेक्स्ट तो लास्ट वन बाबा यहाँ बोलते हैं कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इनेट क्वालिटीज, जो हमारे सूक्ष्म क्वालिटीज गुण है, हमारे सूक्ष्म सोच हुआ, एक सटल लेवल का काम जो हम लोग करते हैं, सोचते हैं, या हम लोग कुछ परफेक्शन की ओर बढ़ने का प्रयास है, आध्यात्मिक साधना है, इमोशनल ब्रेन है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, तो ये जो हम लोग हायर फंक्शंस माइंड के करते हैं, तो ये जो हायर फंक्शंस है उसके लिए भी सफिशिएंट लिव जरूरी है। बस इतना आप समझिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा और फिर आगे बढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो आप लोग को एक रफ आइडिया हो गया लिम्फ के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आयुर्वेद में भी ना एक इसका वर्णन है, दो तरह का होते हैं कि जो लिम्फ जो शुक्र धातु है उसका दो तरह का वर्णन किया है, दो टाइप्स है, एक सर्वांग शुक्र धातु और दूसरा बोलते हैं एक तो जो शुक्र धातु जिसको हम लोग सेमेनिक फ्लूइड या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं या ओवा बोलते हैं, फीमेल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो सर्वांग शुक्र का वर्णन किया गया है वो आप सोचिए, वो इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस करना चाह रही हूँ कि ये हर एक सेल में मौजूद है। ये बहुत वेग ढंग से हम लोग बात कर देते हैं कि बस ऐसा है, वो शुक्र धातु में ओवा, स्पर्म, पेंसामेल फूड ऐसे हम लोग बोल के निकल जाते हैं, बट इतना डीप साइंस है और इतना हमारे बॉडी के बायोलॉजी और हमारे बॉडी के इम्यूनिटी से कंसर्न है। तो ये जो शुक्र है ये हर एक सेल में मौजूद है। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग दो तरह का आगे जो चर्चा करेंगे इसका, तब हम लोग समझेंगे किस तरह से हम लोग जब लोगों को देखते हैं या हम लोग एनालिसिस करते हैं किसी का, तब हम लोग को कैसे समझ में आता है। तो ये एक एक्सपीरियंस की चीजें में भी
मेरे से अच्छा भी कोई बोलेगा इसको। तो एक जो बात है, हाँ, तो एक और जो है वो आयुर्वेद का थोड़ा सा एक मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें। ये देखिए, ये हुआ रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो शुक्र से भी एसेंस धातु है, उसको हम लोग आयुर्वेद में ओजस बोलते हैं। तो ये जो ओजस है, ये ओजस जो है वो बहुत कम मात्रा में रहता है शरीर में। और ये ओजस जो है आजकल कंपनीज जो हैं वो ओजस के नाम पे बहुत सारी दवाइयां बनाती हैं, किसी को इसका मतलब नहीं पता है। ओजस मतलब शुक्र से भी एक एसेंस चीज जो है वो ओजस है, जो कि हमारे इम्यूनिटी, जो इनेट इम्यूनिटी है, कई तरह की इम्यूनिटीज वर्णन जो आता है, वो ओज अगर स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग को कोई बीमारी नहीं। ठीक है, इसको हम लोग वाइटल फ्लूइड जो बाबा बोलते हैं उससे कंपेयर किया जा सकता है। इसमें हम लोग दिमाग नहीं चलाएंगे, बस ये ओजस का वर्ड का मैंने इंपॉर्टेंस बताया। ठीक है, अब जो है तो ये हम लोग समझ में ये हम लोग फिर थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट जो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो ग्लैंड्स है, मैं फिर थोड़ा सा आपको इसमें आयरन एनर्जी किताब से पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, द लिम्फ फोर्सेस थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स व्हिच रन बाय साइड विद द आर्टरीज। ये आप पिक्चर देखिए इसको और समझ जाइए, आर्टरीज के बगल में ये जाता है। The glands through which the lymphatic vessels pass through are called as lymphatic glands। जो मैंने अभी चर्चा की, ये जो lymphatic glands है, ये जो डॉट जैसे दिख रहे हैं ना, जो अभी बताया मैंने, यहाँ पर है हर जगह। तो ये जो lymphatic glands है, यहाँ से जो है वो lymph जो है वो पास होके जाता है। ठीक है, the function of the lymph is to purify blood, maintain the beauty and glory of the body, and by getting into glands it enables proper secretion of hormones। so जब वो ग्लैंड्स में घुसता है तब वो प्रॉपर सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स होता है। ठीक है, मान लीजिए वो पिट्यूटरी ग्लैंड में गया, हमारा पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, तो जैसे ही लिम्फ जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में गया तो वहां पर एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन सेक्रेशन होता है, जो हमारे लोअर मास्टर ग्लैंड है, वो जो हमारे लोअर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। मान लीजिए थायराइड पे आया, ठीक है, थायराइड सब लोग को पता ही है। तो ये जो लिम्फ जब थायराइड में आया, तो जब ये इस ग्लैंड के कांटेक्ट में आता है तब थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी तरह से जब ये हमारे अनाज चक्र पे आता है, मणिपुर चक्र के पास, फिर आपके हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स है, आपका पैंक्रियाटिक जूसेस है, वो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, एंडोक्राइन हार्मोन से एक्सोक्राइन हार्मोन से, वो हमारे मणिपुर चक्र स्वादिष्टान चक्र में बोला जाता है कि वो दे कंट्रोल द सेक्स हार्मोन्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो जहां जहां ये देखिए, इसमें आप देखेंगे ये जो लोअर ग्लैंड्स हैं, ये मेल और फीमेल बॉडी में मैंने इसलिए एक ही में किया ताकि देयर इज नो डिफरेंस। हमेशा एक मिसकंसेप्शन है दुनिया में कि स्त्री शुक्र करके कुछ होता ही नहीं है करके। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि लेडीज में शुक्र धातु नहीं होता है। ठीक है, पर यहाँ पर भी स्त्री शुक्र के नाम पे हमारे यहाँ क्लासिकल रेफरेंस है, बट बाबा ने इतना सुंदर इसको बोला है, इसको मैं थोड़ा सा देखिए पढ़ती हूँ। सो जैसे जैसे ये लिम्फ, जैसे जैसे लिम्फ या वाइटल रस, प्राण रस जो है वो उस ग्लैंड के कांटेक्ट में आते हैं। अब मान लीजिए ये जो वाइटल रस है वो हमारे ओवरीज के कांटेक्ट में आया या मेल्स में टेस्टिस के कांटेक्ट में आया। ठीक है, तो ये जो यहाँ ओवरीज के कांटेक्ट में आया तो तब ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है वो यहाँ ओवरी से रिलीज होता है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, अगर हमारा प्राण रस डिफेक्टिव है या हम लोग प्राण रस को ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब इसकी हम लोग चर्चा 2 में बात करते हैं, तब ये हमारा जो हार्मोन्स, इस लेवल का हार्मोन्स ठीक से प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर आउटसाइड हार्मोन्स लेना पड़ता है। ठीक, अब जो है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मेल का जो टेस्टिस है यहाँ से आता है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ खत्म कर देती हूँ। सेमाइनल फ्लूइड जो है
वो बाबा जो बोलते हैं ना 3 पार्ट्स है वाइटल एनर्जी का, तो उसमें एक तो प्राण रस हुआ, उसके बाद सेकंड हुआ स्पर्मेटोजोआ, दूसरा तीसरा हुआ सेमाइनल फ्लूइड। तो ये जो टेस्टिस जो है वो सेमाइनल स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करता है, जो मेन स्पर्म, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है और ओवा में, ठीक है। और दूसरा है ये देखिए, यहाँ से जो है वो स्पर्म यहाँ से कैरी होता है, बट उसके साथ बहुत और भी फ्लूइड्स होते हैं, सिर्फ स्पर्म नहीं जाता है। स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए कितने 60 to 80 मिलियन स्पर्म चाहिए, तब जाके वो फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि वो फोर्स देता है, चल मूवमेंट जो है वो स्पर्म में होता है। तो ये जो मूवमेंट है वो उसको सेमाइनल फ्लूइड है, वो उसको तैरने में मदद करता है। तैरने मतलब वो एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है जिसमें कि ये स्पर्मेटोजोआ चलता है, जिसके थ्रू स्पर्मेटोजोआ निकलता है, ठीक है। इसको हम लोग अब समझेंगे, ठीक है। बाबा यहाँ एक चीज बोलते हैं, अब ये देखिए बाबा बोलते हैं 3 stages of शुक्रा आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। ये जो मिसकंसेप्शन हर जगह रहता है, इसको हम लोग बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से, वो जानते थे कहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, वो सब बाबा ने फिलोसफी में सब ब्रिज कर दिया, गैप्स को सब फिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ बाबा बोलते हैं कि एक्सेस लिम्फ, हाँ अच्छा ठीक है, इसको हम लोग फिर एक चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो सेमाइनल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, जो अक्सर फीमेल में नहीं रहता है, मेल्स में ही रहता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो ओल्ड एज में ये बढ़ जाता है और फिर यूरिन जो है निकलने में थोड़ा सा देखे होंगे एल्डरली लोगों को और बहुत दिक्कत होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सेमाइनल वेसिकल से जो सेमाइनल फ्लूइड को बनाते हैं, जो सेमाइनल फ्लूइड जिसमें कि सेमाइनल फ्लूइड बनाते हैं, जिसमें कि ये जो स्पर्मेटोजोआ है वो उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और वही हमारे फीमेल बॉडी में क्या होता है, फीमेल बॉडी में ये जो ओवरीज है, इसमें हर महीना एक अंडा निकलता है, 1 egg पर ओवरी, एक बार इसमें निकलता है। फिर अगर हेल्दी ओवरी है तो हेल्दी बॉडी है, सब कुछ ठीक है नॉर्मली, तो फिर ऑल्टरनेटली कभी राइट और कभी लेफ्ट ओवरी से एक अंडा हर महीना निकलता है। तो ये जो छोटे छोटी उंगलियों जैसे उसको फ्रीमिएटेड एंड बोलते हैं, यहाँ से वो ओवम पिकअप होता है। तो फिर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ऊपर से आता है। तो ये सब यहाँ पिकअप होके यहाँ पर फिर ये ट्यूब से यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर यहाँ से जो है हर महीना जो और भी जो सेमाइनल फ्लूइड हम लोग जेंट्स में अभी चर्चा किए, यहाँ पर भी बहुत सारे फ्लूइड साथ में आते हैं, जो कि हर महीने पीरियड्स से ये सब जो है हर महीना डिस्चार्ज हो जाता है पीरियड्स के कारण। तो कुछ जो प्राण रस जो है, जो अभी हम लोग ये जो प्राण रस का कन्वर्शन ओवम और कुछ यहाँ के फ्लूइड्स में होता है, वो हर महीना यहाँ पर एवरी मंथ जो है वो फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर कंसेप्शन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होता है, तो अगर प्रेगनेंसी होता है तो यही प्राण रस जो है, जो यहाँ से वेस्टेज के रूप में निकलता है, वही प्राण रस जो है वो कंसेप्शन होने के बाद वो फिर महीना नहीं होता है। और दिस प्राण रस जो है, जो महीना से बाहर निकलता है, कंसेप्शन होता है मैरिड आफ्टर शादी, तो फिर ये जो है यहाँ पर फिर इसका कंसेप्शन होकर ये एक बच्चे के रूप में यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाता है, और फिर ये जो प्राण रस है वो फिर अब बच्चे को नरिश करता है, और महीना ये प्राण रस जो बच्चे को पोषण, बच्चे का पोषण करता है। ये एक बात, ठीक है। अब ये वाला तो हम लोग इसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ, ओवम और सेमाइनल फ्लूइड का टॉपिक अब क्लोज करते हैं। अब एक चीज जो है, जो यहाँ पर बाबा ने बहुत अच्छे से बोला है, बाबा बोलते हैं कि जो प्राण रस
जो बचपन में मतलब जैसे 12 साल हुआ एज, जो बच्चों की 12 साल होता है, तब तब बच्चे के अंदर लड़के के अंदर चेंजेस आने शुरू, मतलब कोई बच्चा बच्ची के अंदर जो बॉडीली सेकेंडरी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तब जो है, तब प्राण रस का इम्पोर्टेंस, तब वो प्राण रस जो है वो हमारे ब्रेन और ग्लैंड्स को डेवलप करने की उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तब क्या होता है यहाँ पर, हाँ, इन द बिगिनिंग, इसीलिए तब वेस्टेज नहीं होता। ये हम ये बोलना चाह रही हूँ, शुरू में जब बॉडी के अंदर ये प्रोडक्शन शुरू होता है, जब ये हमारे जो फीमेल और मेल जेनिटल्स का जब एक्टिविटी शुरू होती है, जब ये एक्टिव शुरू होते हैं, एक्टिविटी का जैसे एक्टिव होते हैं 12-14 साल की उम्र में, तब जो है शुरू में ये जो वेस्ट प्रोडक्शन होता है, मतलब तब बॉडी के पास, बॉडी को हायर फंक्शंस, ग्लैंडुलर लेवल, मतलब आपका ब्रेन का डेवलपमेंट, थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट, उसके बाद और भी नीचे ग्लैंड्स का डेवलपमेंट के लिए प्राण रस की जरूरत होती है। इसीलिए तब जो है स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तब जो है, तब शरीर ये बात बोलता है, ये एक रिसर्च पेपर में था ये इसका ये नहीं बताया, शरीर बोलता है कि अभी मेरे को अपने सर्वाइवल, मेरे ही सर्वाइवल के लिए मेरे को प्राण रस की जरूरत है, अभी मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, मतलब अभी मैं स्पर्मेटोजोआ, मेरा जो नीचे वाले ग्लैंड्स का अभी मेरे को वहां पर काम नहीं है, वहां पर मेरा एक्टिविटी नहीं है, मेरा एक्टिविटी हायर ग्लैंड्स में है। इसीलिए वो बोलता है कि मेरे को अपने सर्वाइवल, अपना अपने शरीर तो वो किचन में भी फेंक सकता था, वो बाथरूम में भी। ओए ठुमक रहा है, ओए ठुमकू। दीदी किसी का माइक अनम्यूट है, दीदी मीतू दीदी और कीर्ति मैया दीदी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लेंगे। सॉरी दीदी, हाँ जी तो कंटिन्यू। तो अब क्या होता है, हाँ, अब क्या होता है कि जैसे ही, हाँ, ये जो प्राण रस है, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये प्राण रस जो है, ये हमारे पूरे शरीर में सब ग्लैंड्स को नरिश करते हुए बॉडी एक मैच्योर स्टेट में 18 साल 20 साल तक, 18 साल तक होल्ड करते, इसमें थोड़ा देर होल्ड करते, जल्दी जैसे बॉडी एक मैच्योर स्थिति में आए। ठीक है, उसमें बायोसाइकोलॉजी में और बाबा हर की डिटेल पे चर्चा की है, वो मिल जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो, हाँ, इस बात को हम लोग यहाँ शुरू करते हैं अभी। तो अब ये इसका जो है एक आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, इसको बाबा भी योगी चिकित्सा में बोले हैं। अब ये देखिए, ये जो प्राण रस है, इसकी मूवमेंट जो है 2 तरीके की। ठीक है, एक ऊर्ध्व, ये किसी का है लेक्चर, इसीलिए वो कट नहीं कर पाई मैं, तो एक ऊर्ध्व गति होती है। ठीक है, जब ये प्राण रस की ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्व रेतस होता है, जब ये ऊपर की ओर जाता है, तो इट नरिशेस द ब्रेन एंड हायर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। जितना हमारा मस्तिष्क में, आप सोचिए ब्रेन का क्या क्या काम है, ये हमारे ब्रेन के फंक्शंस को नरिश करता है। ब्रेन तो उसके फंक्शंस आप लोग सब जानते हैं, और नहीं तो आप हम लोग नेट से निकाल कर भी देख सकते हैं। ये जो हमारे थॉट्स, जो हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म मन के विचार से लेकर हमारे बॉडी के कंट्रोलिंग, बॉडी को कंट्रोल करने वाली जो भी नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, जो हमारे, तो हमारे अंगूठे से लेकर ऊपर तक जो भी फाइबर जा रहा है, उसको सब ब्रेन कंट्रोल करता है। और हमारे हायर मेंटल फंक्शन, इंटेलेक्चुअल फंक्शन, स्पिरिचुअल फंक्शन, हमारे मानसिक, इमोशनल, उसके बाद आध्यात्मिक फंक्शंस को
को सप्लाई कौन करता है? फूड, का फूड सप्लाई करता है हमारा ये जो वाइटल एनर्जी, जो प्राण रस है। तो ये जो प्राण रस है वो हमारे ब्रेन को जब हायर फंक्शंस की ओर जाता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तब बोलेंगे कि ये उसकी शुक्र धातु की ऊर्ध्व गति हुई। ऊर्ध्व मतलब इसका मूवमेंट जो है अपवर्ड मूवमेंट हो गया है। तो जब हमारे मन में कभी कोई गलत विचार आता है या कामोत्तेजना होती है, तब ये जो प्राण रस है, तब ये प्राण रस नीचे वाले जो हमारे जेनाइटल्स है, जो हमारे जिसमें स्पर्मेटोजोआ और ओवम का प्रोडक्शन होता है, ये जब हमारे मन में कामोत्तेजना होती है, लस्टफुल विचार आते हैं, गंदा मूवीज जो देखते हैं, गंदा मतलब जो सही नहीं है हमारे मन के, मतलब शुद्ध विचार नहीं है, ऐसे जब विचार हमारे मन में, कोई सीन देख लिया, कोई अच्छा मतलब कोई बुरा गाना सुन लिया जिससे मेरा मन प्रभावित हुआ, या जिसके कारण मेरे मन में कुछ गलत विचार आए, तो ये सोचिए कितना सूक्ष्म साइंस है ये। यहाँ पर ये जब कोई भी लस्टफुल विचार मन में आता है, किससे कंट्रोल हो रहा है? देखने से, सुनने से, स्पर्श से, और जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, गंध से, ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, इसके द्वारा कोई भी हमारे मन में गलत विचार आता है, तो ये जो हमारा प्राण रस है वो फिर नीचे अधोगति होकर ये हमारे जेनाइटल्स में आकर, जब वो जेनाइटल्स में आ जाता है, तब उसके अंदर जो है वो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हो जाता है। और ये क्लियरली बाबा लिखे हैं कि जब तक अगर देर इज नो लस्टफुल थॉट्स, देन देर कैन बी नो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तब जब हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे तो स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ऐसे बाबा ने क्लियर लिखा हुआ है एक चैप्टर चिकित्सा में। तो ये इम्पोर्टेंस हुआ। जब मेरा मन हायर फंक्शंस करता है, हायर फंक्शंस में जब मेरा मन एकदम ऊपर की ओर, जब मेरा जो शुक्र धातु ऊपर की ओर जा रहा है, मेरे मस्तिष्क को, ब्रेन को नरिश कर रहा है। ब्रेन के बहुत फंक्शंस है, तो मैंने बताया इंटेलेक्चुअल फंक्शन, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो जितने भी हायर फंक्शंस है उसको ब्रेन जो है सपोर्ट करता है। तो ब्रेन को नरिश करने वाला कौन है? ये हमारा प्राण। और जब ये प्राण रस हमारे अपने विचारों के कारण, ये जो प्राण रस है जब वो अधोगति होती है उसकी, यानी मेरा मन नीचे आया, मेरा मन नीचे आया मतलब मेरा जो प्राण रस है वो नीचे वाले ग्लैंड्स को जब छूता है, जब वहां के कांटेक्ट में आता है, तब जाके उसके अंदर जो है वो उसके अंदर जो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हो जाता है। और एक खास बात है, वो प्रोड्यूस हुआ उसके बाद फिर उसको सपोर्ट करने के लिए ये सब जो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड सबकी चर्चा की, तो जब वो उसको सपोर्ट करता है तो अब जो है रिवर्स नहीं हो सकता है। जो ये स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हो चुका है, सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस हो चुका है, उसको शरीर से बाहर निकलना ही निकलना है। विवाहित जो शादीशुदा लोग हैं उनको इंटरकोर्स के टाइम होता है, और जो बच्चों के, आजकल बच्चे मतलब क्या बोलेंगे, और या तो फिर वो रात के टाइम सपने में एक्स्ट्रा स्पर्म जो है, एक्स्ट्रा स्पर्मेटोजोआ, एक्स्ट्रा लिम्फ जो कांटेक्ट में आ चुका है जेनाइटल्स में, जो स्पर्मेटोजोआ बन चुका है, वो जो है वो फिर नक्चुरल एमिशन रात को वो सपने में निकल जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि आजकल जो साइट्स ऐसे हैं, और आजकल क्या हो रहा है कि ये साइट्स बहुत ओपन है, तो ये इन साइट्स को, या ऐसे जो हम तक लस्टफुल थॉट्स की बात कर रहे थे, तो ऐसे लस्टफुल थॉट्स का सोचना, देखना, सुनना, जिसका मन में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक सोच जो डेवलप होती है, तो इससे क्या होता है कि या फिर
कुछ आजकल जो नौजवान हैं वो लोग हस्तमैथुन का भी अभ्यास करते हैं। तो ये सब जो है वो डायरेक्टली नर्व्स, जो लोकल नर्व्स है, जो हमारे टेस्टिकल से नीचे जो नर्व्स हैं, उसको ये स्टिमुलेट करता है, तो उनको कुछ सुख का अनुभव होता है। तो अगर मतलब ये बोलना चाह रही हूँ कि ये एक सिर्फ एक विचार से, जो हमारे इंद्रियों द्वारा मन को जो सप्लाई होता है विचार, उस विचार से ही ये जो वाइटल एनर्जी, जो प्राण रस है, वो जब कांटेक्ट में आता है तो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होता है और फिर ये जो है वो शरीर से बाहर को निकलना है। उसको हम लोग बोलते हैं कि अधोगति। तो जो भी साइंटिस्ट हैं या जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, उनके बच्चे एक दो होंगे या बच्चे होंगे भी, क्योंकि उनका जो प्राण रस है वो हायर मेंटल फंक्शंस में बिजी रहता है। वो प्राण रस कभी उसकी अधोगति या अधोगति नहीं बनेंगे, उसका अधोगामी डाउनवर्ड मूवमेंट उसका नहीं होता है। ये जो डाउनवर्ड अधोगति जो दिखा रहा है एरो नीचे, उनकी डाउनवर्ड नहीं होती। तो इस तरह से एक चीज जो कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो समाज में इसका इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है कि हर आदमी को, हर मतलब जो भी नौजवान है, जो भी जो क्या बोलेंगे, जो हायर फंक्शंस, हायर सुख और आनंद का अनुभव नहीं करते हैं, वो लोग जो है इस सुख या एक प्राण रस की अधोगति होकर जो एक सेंसुअल प्लेजर मिलता है लोगों को, एक नर्व एक्साइटमेंट का प्लेजर मिलता है, वो उनको लगता है ये सब कुछ इसी में सुख, यही बस सुख है। एंड ये जो फोर्स है बहुत पावरफुल फोर्स है। इसमें हम लोग को जो एक चीज जो आजकल केसेस भी हम लोग देखते हैं, वो इसलिए क्योंकि मन हमेशा उत्तेजित ही रहता है। जो काम के द्वारा मतलब ये लस्टफुल थिंकिंग से मन जो है वो हमेशा उत्तेजित होने के कारण जितना प्राण रस जो है, जितना प्राण रस वो हम लोग के हायर मेंटल फंक्शंस या ब्रेन के को नरिश करने का काम करना चाहिए, वो जो है उसकी अधोगति होते 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 जो ज्यादा एक्सपेल करते हैं, जो ज्यादा अधोगति होकर जो जैसे मैनुअल फूड शुक्र धातु का एक्सपेल जो ज्यादा नीचे ग्लैंड्स के उत्तेजना के कारण जो लोग करते हैं, उन लोगों के लिए इम्यूनिटी जो है वो धीरे 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 कम हो जाती है। और जो जवानी में जो बच्चे आउट ऑफ अवेयरनेस, मतलब उनको ज्ञान नहीं है इस बातों का, जो अवेयरनेस जिन बच्चों को नहीं है, यूथ, आज का जो यूथ है, उन लोगों को इस बात का अवेयरनेस नहीं है। उन लोगों को शादी के बाद जो है कई तरह की दे कैन नॉट फादर ए हेल्दी चिल्ड्रन, मतलब उनको एक अच्छे बच्चे का पिता नहीं बनने का मतलब नहीं बन पाते हैं। मतलब आप ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि वैसे बच्चे जिनका जो जो मतलब ऐसे एम्ब्रियो जो जिनका की वीक स्पर्मेटोजोआ, जिनका फॉर्मेशन जो जिस बच्चे का फॉर्मेशन वीक स्पर्मेटोजोआ से हुआ है, वो बच्चों को हमेशा एक ना एक जेनेटिक प्रॉब्लम होने की या कुछ हेल्दी बच्चे वो लोग नहीं रहेंगे, या तो वो दुबले पतले रहेंगे या वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो आज बहुत कॉमन है, क्या वो लोग डिसेबल्ड हो सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम जो है वो बच्चे सफर करते हैं बिकॉज फादर जो है वो यूथ में ही हैज लॉस्ट द वाइटल एसेंस, जो मतलब अपनी जवानी में उन्होंने एक वाइटल प्राण रस को उन्होंने लूज किया, तो वो धीरे धीरे क्वालिटी जो है वो क्वालिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ डिक्रीज हो जाती है। ये कुछ बातें हैं। और इसीलिए जो हाँ एक चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, इसीलिए जो
बच्चों को हम लोग को गाइड करना है या अपने आप के लिए भी एक फाइट है, ठीक है। हम लोग मनुष्य बने हैं, तो इस मनुष्य जीवन को हम लोग किस तरह से ऊर्ध्व की ओर, हायर फंक्शंस की ओर हम लोग ले चले। इस मनुष्य जीवन को हम अपने जो लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करें, किस तरह से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें, उसका आधार जो है वो हमारा शुक्र धातु पर ही निर्भर। तो इसीलिए आज के युवाओं को या आजकल हम लोग अपने आप के लिए ऐसा इंद्रिय, अपने जो पंचेंद्रियों को ऐसा हम लोग वस्तु नहीं दें जिसके कारण हमारे प्राण या हमारे मन में कामोत्तेजना हो, और हमारा जो है वो शुक्र जो है, वो जो प्राण रस है, वो अधोगति उसके लिए एक छोटी छोटी जो टिप्स है, जो हमको बाबा ने बहुत कुछ दे दिया, इसलिए हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में बाबा ने सब कुछ हम लोगों को रेडीमेड दे दिया। बस जस्ट फॉलो, तुमको ज्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं, जस्ट फॉलो व्हाटएवर बाबा बोलते हैं। तो इसमें एक सोल्यूशन क्या है कि हम लोग अपने जो भी जूनियर्स हैं, जो अपने यूथ को हम लोग इस तरह से गाइड कर सकते हैं कि ये जो शारीरिक सुख है, ये जो सेंसुअल प्लेजर्स का सुख है, ये जो नर्व एक्साइटमेंट का सुख से ऊपर कुछ चीज, कुछ हायर गोल है, वो हायर टेस्ट डेवलप करें। वो भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि तुम लोग अपने आप में एक हायर टेस्ट डेवलप करो, अपने मन के विचारों को देखिए। आप एक एग्जाम्पल है सिंपल, ठीक है। जो एक आप सिंगर का एग्जाम्पल, ठीक है। सिंगर है, गायिका है, उसको आप अगर जो भी सिंगर से इसमें वो लोग समझ जाएंगे, वो एक सुर है, सारे गा मा पा धा नी सा, उस सुर में ही वो लोग परफेक्शन, पूर्णता पाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे माँ, अरे ये तो माँ नहीं लगा, फिर माँ, फिर नीचे का नोट लगाएंगे। तो ये म्यूजिशियन समझ सकते हैं कि वो लोग एक पूर्णता, उसमें सा एक सुर लग रहा है, उस सा में मैं पूर्णता को कैसे प्राप्त करूं। जब वो पूर्णता उस स्वर में उसका सुर लगेगा तो उसको एक आनंद का एहसास होगा। वो आनंद कैसा है? वो हायर टेस्ट का आनंद है। जो बच्चा क्लास में टॉप करता है उसको एक अलग आनंद का महसूस होगा, वो अलग एक लेवल का उसको सुख, मन में जो सुख या आनंद का एहसास होगा, he will get a higher taste। तो इस तरह से हम लोग सब समझें कि किस तरह से हम लोग एक हायर टेस्ट को अपने यूथ को या अपने बच्चों को या अपने जो भी सराउंडिंग है, अपने आप को हम लोग की हायर टेस्ट डेवलप करें। कीर्तन जब खत्म होता है तो कितना मन ऊंचा हो जाता है, तब क्या है, उससे अच्छा कोई टेस्ट लगता है? उससे अच्छा आनंद की अनुभूति होती है? या जो लोग समाधि में जाते हैं उनको क्या आनंद मिलता है? वो लोग क्या नीचे वाले उन लोग को किस तरह से देखिए आनंद का लेवल बढ़ता जाता है। एक बच्चा क्लास में अच्छा कर रहा है, एक बच्चा अच्छा कविता लिख रहा है, एक बच्चा अच्छा गा रहा है, एक बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है। तो ये जो सूक्ष्म चीजें हैं ना, सटल आर्ट, जो हम लोग, एक ड्राइंग बहुत अच्छा बच्चा कर रहा है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, एक बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेल रहा है, अरे वो उसको कितना आनंद का, अगर वो एकदम छक्का मारता है या फुटबॉल में गोल करता है तो उसको किस लेवल का आनंद का महसूस, उसको एहसास होता है। तो वो आनंद का जो एहसास है वो हम लोग को हायर टेस्ट का एहसास हम लोग अपने आप में हम लोग कराएं। साधना की एक स्थिति में वो हाईएस्ट आनंद है, वो आध्यात्मिक लाइफ है। ये छोटे छोटे आनंद में हम लोग छोटी छोटी एक एक स्टेप, इस आनंद से ऊंचा ये आनंद, इस आनंद से ऊंचा ये आनंद, इस आनंद, इस सुख से ऊंचा ये सुख है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का यही कर्तव्य है कि एक हायर टेस्ट, एक बच्चा आईआईटी क्रैक किया, एक बच्चा मान लीजिए पीएचडी कंप्लीट किया, एक बच्चा मान लीजिए आईएएस कंप्लीट किया, एक बच्चा एकदम बहुत खुश है क्योंकि उसने गाना में कंपटीशन में भाग लिया,
तो ये कितने तरह का उसको सुख का अनुभव है। ऐसा बच्चा जिसको हायर सुख का अनुभव है, जो ऊंचे सुख का, ऊंचे टेस्ट का अनुभव क्या है, वो क्या नीचे खोजेगा सेंसुअल प्लेजर्स में? उसका मन क्या नीचे वाले चक्रों में आएगा, फिर वो नीचे वाले सेंसुअल प्लेजर खोजेगा? नहीं, उसको हमेशा वो एक ऊंचे आनंद, एक सटल एहसास है जिसको शायद मैं भी ठीक से नहीं बोल पा रही, जरूर एक कोशिश करेंगे उसको बोलने का। तो धीरे 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 हम लोगों को नीचे जो छोटे छोटे टेस्ट है उसको डिस्कार्ड करो, उसको छोड़ो, और मन मन एक ऊंचे स्तर पे आया, मानसिक स्तर पे आया। आज मेरे को, आज मैंने मान लीजिए मैंने भी थोड़ा सा इधर उधर से बाबा का किताब पढ़ के थोड़ा सा समझने की कोशिश की, और अगर मैं थोड़ा सा भी 5% भी आपके मन में उसका प्रभाव डाल सकी तो मेरे लिए वो एक सुख और आनंद का अनुभव है। तो ये छोटा छोटा सुख है, ये छोटे छोटे सुख में हम लोग अपना जो सुख और आनंद की डेफिनेशन, शायद आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड, प्लीज एक्सक्यूज मी, यू कैन टेल अ बेटर वर्ड। तो ये जो छोटे छोटे हम अपना ग्रेडेशन धीरे 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 हम लोग इस आनंद का अनुभव धीरे 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 ऊपर तक ले जाए तो हम लोग कभी नीचे वाले आनंद नहीं खोजेंगे। एक आज मेरे को कार में बैठने का आनंद या सुख मिलेगा, बट कल नहीं मिलेगा, फिर मैं किसी और आनंद के ऊपर, फिर मैं किसी कुछ और ऐसे करते करते, बट ये जो है ना मेटेरियलिस्टिक का अपना मटेरियल वर्ल्ड में एक अपनी एक सीमा होती है, उसी को अगर मैं हायर 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 टेस्ट में डेवलप करती रहूं तो एक म्यूजिशियन को जो आनंद आता है, या जो एक आनंद हॉल में एक म्यूजिक वो सुन रहा है, परफेक्शन एकदम, राग जो है वो ऊपर एकदम वो परफेक्शन वेव को टच करता है, तो जो सुनने वाला उसको भी उसका एहसास होता है, जो गाता है उसको खुदरा एहसास होता है। तो वो एक कितना सूक्ष्म आनंद, सूक्ष्म एक सुख और आनंद की अनुभूति है वो। अब हम लोग के लिए बाबा ने सब कुछ दे दिया, दादा दीदी लोग, सन्यासी लोग जो भी हैं, वो लोग एक जो हायर लेवल की साधना करने के बाद उनको कितना अच्छा लगता होगा। बाबा के टाइम बाबा समाधि दिया करते थे, क्या उस आनंद का शब्दों से वर्णन किया जा सकता है? जो लोग समाधिस्थ थे बाबा के टाइम, जिसको बाबा ने कहा समाधि, उनके पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज दैट इज हाईएस्ट आनंद दे हैव गॉट। तो हम लोगों को अपना जो है छोटे 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 अपना सब्लिमिटी, मतलब हम लोग अपनी सब्लाइम अपने आप को करते रहे, मानसिक, उसके बाद इंटेलेक्चुअल, फिर स्पिरिचुअल, फिर इमोशनल, उसके बाद फिर स्पिरिचुअल। इस तरह से हम लोग अपना जो दायरा धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग सूक्ष्म की ओर जाएंगे उसी तरह से हम लोग आनंद का महसूस, आनंद का एहसास करेंगे, तब कभी मन अधोगति की तरफ नहीं जाता।